100 शब्द प्रति मिनट। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। अर्थव्यवस्था की बहाली धीरे धीरे गति पकड़ रही है और बहुत से महत्वपूर्ण घटक दर्शा रहे हैं कि अप्रैल-जून 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के कारण लगे तगड़े झटके से अर्थव्यवस्था उबरने लगी है। हालांकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए देश के सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान के मुताबिक उपभोग अब भी महामारी पूर्व के स्तर पर नहीं पहुंचा है। ऐसी स्थिति में 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट का उद्देश्य होना चाहिए कि मांग बढ़ाने के साथ ही विकास को बढ़ावा देने के उपाय प्रस्तुत करे। पैरा ऐसे समय में जब निजी उपभोग अब भी कम है और सामान्य आर्थिक एवं रोजगार के हालात भी फिलहाल निराशाजनक ही दिख रहे हैं, तो मांग प्रोत्साहन के लिए बजट में करों में कटौती पर विचार किया जा सकता है। करों में कटौती मांग बढ़ाने और लोगों की भावनाओं में सुधार का प्रभावी तरीका है। इसके अलावा कराधान का सरलीकरण करने से भी उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। सरकार ने अप्रैल 2020 से दोहरी आयकर व्यवस्था लागू की है। इस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत स्तर पर मिलने वाली छूट और कटौतियों के साथ कर राशि कम ऑफर की जाती है। इसके तहत 80C में जिन चीज़ों पर कर में कटौती होती है, जैसे जीवन बीमा के प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश और गृह ऋण पुनर्भुगतान, इन पर कर में कटौती नहीं की जाती। पुरानी व्यवस्था में जहां 3 स्लैब और उच्च दरें थी, नई व्यवस्था में 6 स्लैब और निम्न दरें हैं। अब तक कुछ गिने चुने लोगों ने ही नई वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनी है। लोग नहीं चाहते कि 80C और 80D के तहत करों में मिलने वाली छूट और प्रोत्साहन बंद हो। ऐसे भी संकेत हैं कि सरकार नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है। यह स्वागत योग्य है और यह एकल और सरलीकृत कर व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही करों में मिलने वाली विभिन्न छूटों और लाभों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की जरूरत है। इन्हें अचानक हटाने से लोगों की भावनाएं आहत होंगी। सरकार कराधान के जरिए बचत को प्रोत्साहन दे सकती है। आयकर की धारा 80C के तहत विभिन्न प्रोत्साहन राशि घरेलू बचत को प्रोत्साहित करती है। इन्हें हटाने से बचत हतोत्साहित होती है। पिछले 2 सालों से शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। बजट में ऐसे उपाय सुझाए जा सकते हैं जो निवेशकों के अधिक हित में हो। लेन देन पर लगने वाले प्रतिभूति लेनदेन कर और दीर्घावधि पूंजीगत परिलाभ कर के चलते शेयर बाजारों में लेन देन की लागत अत्यधिक है। करों के युक्ति संगत निर्धारण से व्यापार को प्रोत्साहन मिल सकता है और सरकारी कर संग्रहण में सुधार आ सकता है। अब तक यह भली भांति समझ आ चुका है कि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन व अन्य पाबंदियों के कारण असंगठित क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकार ने छोटे व्यवसायों और संपर्क वाले क्षेत्रों जैसे आतिथ्य, पर्यटन वगैरह को सहारा देने के लिए कई उपाय किए हैं। चूंकि कोरोना की तीसरी लहर ने भी अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया है, इसलिए बजट में कुछ उपायों को बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे गारंटीकृत ऋण और अन्य सहायक उपाय। बजट में रोजगार सृजन की भी आवश्यकता है। पूंजीगत व्यय और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के जरिए ऐसा किया जा सकता है।
इस्पात और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय से रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है और मांग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विराम बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को संबल मिलना चाहिए। विराम बजट में राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत चिन्हित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। विराम इसके क्रियान्वयन में आने वाली बाधाएं दूर की जानी चाहिए। विराम ग्रामीण रोजगार सृजन को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पर व्यय बढ़ाकर संबल दिया जा सकता है। विराम वर्ष 2020 में लॉकडाउन के कारण शहरों से पलायन करने वाले आकस्मिक श्रमिकों में से कई ऐसे हैं जो अब भी अपने गांवों में इस कार्यक्रम के तहत काम मांग रहे हैं। विराम मौजूदा वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विराम नवंबर 2021 में सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड और आवंटित किया क्योंकि पूर्व में आवंटित फंड खर्च हो चुका है था। विराम कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लंबित भुगतानों की समस्या भी सुलझाई जानी चाहिए। पूर्ण विराम।